नमस्कार। आज हम अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। द थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली जो बात मैं आपको मेडिसन की एक कोटेशन सुनाना चाहती हूँ, जो अमेरिका में संविधान निर्माताओं की श्रेणी में आते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना, चाहे वह एक व्यक्ति हो, थोड़े हो, अधिक हो, चाहे वंशानुगत हो, स्वतः नियुक्त हुए हों या निर्वाचित हों, अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। मतलब जहाँ शक्ति का केंद्रीकरण होगा, जहाँ एक ही हाथ में सारी शक्तियाँ होंगी, वहाँ एक तानाशाही शासन के हम मान सकते हैं कि वहाँ तानाशाही शासन ही होगा। तो अमेरिकी संविधान में जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, ये मॉन्टेस्क्यू का है। मॉन्टेस्क्यू ने आइडियल मानते हुए कहा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और प्रत्येक अंग को एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करते हुए अगर शासन संचालित किया जाता है, तो वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। तो अगर मॉन्टेस्क्यू के शब्दों में ही अगर हम देखें कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ एक ही हाथों में केंद्रित हो जाएं, तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती है। इसी तरह यदि न्याय संबंधी शक्तियों को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्ति से पृथक नहीं किया जाए, तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती है। यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों काम करने लगे, तो स्वतंत्रता बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा, तो एक हम अच्छे राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो उनके इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में शामिल किया है। फिर हम आते हैं कि अमेरिकी संविधान में किस प्रकार से शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है, जिसमें प्रथम जो अनुच्छेद है उसमें व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित की गई हैं, और अनुच्छेद 2 में कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति में निहित की गई है। और तीसरे अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि न्याय संबंधी शक्ति एक ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, जिन्हें कांग्रेस द्वारा समय समय पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। तो अगर व्यवहार में हम अगर देखें कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो किस प्रकार से अमेरिकी संविधान में अपनाया गया है, तो अमेरिका के संविधान में शासन के तीनों विभागों को पृथक पृथक नहीं कर दिया गया है, वरन उन्हें अधिक से अधिक एक दूसरे से स्वतंत्र भी किया गया है। राष्ट्रपति जनता के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि है। उसे अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। कांग्रेस उसे अपने पद से साधारणतः नहीं हटा सकती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए कांग्रेस को उसके विरुद्ध महाभियोग लाना होगा, और महाभियोग चलाना बहुत दुष्कर कार्य है। कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्वतंत्र रखी है, क्योंकि राष्ट्रपति उसका विघटन नहीं कर सकता है। न्यायपालिका की स्थिति भी स्वतंत्र है, क्योंकि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण कांग्रेस करती है, पर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। पर एक बार पद धारण करने के बाद न्यायाधीशों को महाभियोग की दुष्कर प्रक्रिया के अतिरिक्त उन्हें नहीं हटाया जा सकता है। इस प्रकार अमेरिकी संविधान की व्यवस्था में शासन के विभिन्न अंग पृथक पृथक नहीं, वरन एक दूसरे से स्वतंत्र है। डॉक्टर फाइनर ने इस संदर्भ में कहा है कि अमेरिका के संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्तियों के पृथक्करण पर एक विस्तृत निबंध बनाया गया था। संविधान इस सिद्धांत पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। अमेरिका के संविधान में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली, ये एक अलग सिद्धांत है। उससे पहले हम एक ही चार्ट में आपको दिखा रही हूँ, वो आप देखिएगा ध्यान से। तीनों शासन के अंग यहाँ पर बता दिए गए हैं, जिसमें जो आप ऊपर देखिएगा अमेरिकी संविधान, नीचे कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका, कांग्रेस में दोनों सदन आ गए हैं, बीच में सर्वोच्च न्यायालय है और साइड में राष्ट्रपति हैं। तो जो कांग्रेस की व्यवस्थापिका है, तो राष्ट्रपति पर नियंत्रण की शक्ति, यानी राष्ट्रपति पर किस प्रकार से कांग्रेस नियंत्रण रखती है, महाभियोग के द्वारा, और नियुक्तियों की पुष्टि कांग्रेस के द्वारा ही होती है। संधियां तभी मान्य होती हैं जब उनकी स्वीकृति कांग्रेस देती है, विशेष रूप से सीनेट। आप सभी को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था।
उसका कारण यही था कि अमेरिका के सीनेट ने उसे स्वीकृति नहीं दी थी। चाहे राष्ट्रपति विल्सन ने खुद 14 सूत्री जो राजसंघ का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया था, फिर भी अमेरिका उसका सदस्य नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस ने उसको अनुमति नहीं दी। बजट पारित करना, न्यायालय पर नियंत्रण की शक्ति में वही न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाना, न्यायाधीशों की संख्या को तय करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुष्टि करना और निम्न संघीय न्यायालयों का गठन करना। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें कि न्यायपालिका किस प्रकार से नियंत्रण रखती है, क्या नियंत्रण की शक्ति है, तो कांग्रेस तथा राष्ट्रपति पर नियंत्रण की शक्ति में कांग्रेस द्वारा निर्मित विधियों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को है। प्रशासनिक कार्यों की वैधता की जांच करने का अधिकार न्यायालय को है। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से अगर कोई कानून विधि जो है अगर संविधान के विरुद्ध है तो उसको अवैध घोषित करने का काम भी न्यायालय करता है। फिर हम यहाँ आते हैं राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति कांग्रेस पर नियंत्रण किस प्रकार से करता है? विधेयकों पर वीटो, यानी कई प्रकार के वीटो दिए गए हैं राष्ट्रपति को। कोई भी विधेयक अगर कांग्रेस पारित करके भेज देती है तो जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक वो लागू नहीं हो सकता है। संदेश भेजना, विशेष अधिवेशन बुलाना, न्यायालय पर नियंत्रण की शक्ति में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, संघीय अपराधों के लिए क्षमादान देना, ये सभी जो चीज़ें हैं ये नियंत्रण, आपस में देखिएगा नीचे एरो दिया गया है, नियंत्रण और संतुलन बनाया गया है शक्तियों के बीच ताकि किसी भी एक अंग का आधिपत्य नहीं बढ़ सके। कांग्रेस और न्यायालय में सीनेट पुष्टिकरण करती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यहाँ जो सिद्धांत काम कर रहा है वो कहलाता है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान में एक दूसरे पर किस प्रकार से शासन के अंग नियंत्रण रखते हैं और उन नियंत्रणों की वजह से किस प्रकार से संतुलन स्थापित होता है, वही इस डायग्राम में बताया गया है। तो जिसमें अलग अलग सेपरेशन करके मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से शासन के अंग एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करते। नियंत्रण करेंगे तो संतुलन हो ही जाएगा। कोई भी एक भी जो भी अंग है वो अधिक शक्तिशाली नहीं बन सकता है, दूसरे अंग के द्वारा उसे तुरंत प्रभाव से नियंत्रित करके संतुलन स्थापित कर दिया जाता है। फिर अगर हम बात करें कि अगर हम ये कहें कि भाई अमेरिका में जो व्यवस्था है इस व्यवस्था में पूर्णतः शक्ति से पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है या नहीं अपनाया गया, कुछ माने तो भले ही नहीं अपनाया गया पर वहाँ एक नया जो सिद्धांत हमारे सामने दिखाई देता है वो है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत ही है। तो इसे हमें देखना है कि किस प्रकार से सीनेट राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखती है और राष्ट्रपति सीनेट पर नियंत्रण रखता है, और दोनों के अलावा जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार से कांग्रेस और किस प्रकार से राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखती है। तो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें यही हैं। तो अगर आप इसको पढ़ें तो आप इस रूप से चार्ट बना के पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।